हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज हम लोग अपने एचपी पटवारी की हमारी क्लास है, इसमें हिस्ट्री के एमसीक्यूज मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती हूँ और मिक्स्ड एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। यानी आज की क्लास में आपके अगेन दूसरे क्लासेस की तरह हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं हम लोग। देखो, पहला सवाल जो हमारा है वो है विच, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका है विच रिलीजन वॉज मेनली फॉलोड बाय द गुप्त रूलर। यानी कि गुप्त शासक मुख्य रूप से किस धर्म का पालन करते थे? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। किस धर्म का पालन करते थे? तो वैष्णव धर्म का पालन करते थे। मोस्ट गुप्त रूलर वर डिवोटी वैष्णव, मीनिंग दे वर वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु। ध्यान देना है। And however they practiced religious tolerance and supported Buddhism and Jainism as well। और उन्होंने बौद्ध धर्म को भी सपोर्ट किया, जैन धर्म को भी सपोर्ट किया और ज्यादातर वो स्वयं पहले से वैष्णव थे। इसी के साथ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एंड जैन इंस्टीट्यूशंस रिसीव द डोनेशन फ्रॉम ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय पर उन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा दिया, काफी उन्होंने यहाँ पे डोनेशन किया हुआ था। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन विच गुप्ता शासक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करी थी? तो आपको पता है कुमार गुप्त प्रथम ने यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। और नालंदा कहाँ पे पड़ता है वर्तमान में? तो नालंदा बिहार में पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हम नेक्स्ट। जस्ट सेकंड, एक सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। तो कुमार गुप्त ने यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय कुमार गुप्त फर्स्ट लेटर बिकेम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर इन द वर्ल्ड एंड इट अट्रैक्ट स्टूडेंट एंड स्कॉलर फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसी के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को खंडित करने वाले, ठीक है, साथ ही साथ नालंदा यूनिवर्सिटी को लाइब्रेरी को जलाया था। ये भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं? मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ आया था, उसका एक सेनापति था। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान रखना है। अगेन आप देखो पेपर का ट्रेंड क्या हो गया। जैसे अभी जेवीटी का एग्जाम हुआ है तो वहां पर कैसे क्वेश्चन आए? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक साथ मिलाकर के क्वेश्चन आए हैं। तो बिल्कुल सीधे सीधे चीजों पर नहीं रहना है। ठीक है, आगे देखो, Who wrote the famous संस्कृत प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? तो विशाखादत्त, शूद्रक, कालिदास, बृहदधीरी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है किसने? कालिदास ने। और भी कई सारी किताबें हैं इन्होंने जो लिखी हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आपका यहां पर हो गया, रघुवंशम हो गया, कुमार संभव हो गया, इसी के साथ मेघदूत हो गया। तो कई सारी किताबें हैं। मेघदूत, ठीक है, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत सारी किताब हैं। विशाख दत्त ने क्या लिखा है यहाँ पे? तो विशाख दत्त ने आपका, ठीक है, इसी के साथ देखो कालिदास was greatest poet and dramatist of Gupta period and his famous work include अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। और देखो ये जो मालविकाग्निमित्र है, तो अग्निमित्र और मालविका इनके दोनों के ऊपर ये लिखा गया है। ठीक है, रघुवंशम एंड द कुमार संभवम भी उन्होंने लिखा है। हिज लिटरेचर सोर्स कंसिडर्ड द गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ संस्कृत पोएट्री एंड ड्रामा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है? Who composed the अलाहाबाद प्रशस्ति डिस्क्राइबिंग द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त? तो देखो इलाहाबाद प्रशस्ति जो है ये कहां पर लिखा गया, किसने लिखा है? जिनमें समुद्रगुप्त की ख्यातियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये लिखा तो हरिसेन ने है, लेकिन ये है कहां पर? तो ये आपका जो इलाहाबाद स्तंभ है वो बनवाया तो अशोक ने था, उसी पर हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में कुछ उसकी उपलब्धियों के बारे में लिखा है। और हरिसेन था कौन? तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, कोर्ट पोइट था ये भी आपको चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पर हरिसेन ने ये लिखा हुआ है। इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं हरिसेन कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त कंपोज द इलाहाबाद प्रशस्ति एंड इट इज एंग्रेव्ड ऑन इलाहाबाद पिलर एंड प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त कॉन्सिक्वेंट एंड द अचीवमेंट्स। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच फेमस मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर बिलोंग्स टू द गुप्त पीरियड? यानी कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो थे वो कौन हैं? चरक हैं, सुश्रुत हैं, आर्यभट्ट हैं, या तो धन्वंतरी हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे आर्यभट्ट वॉज ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड हिज वर्क सूर्य सिद्धांत। इनका एक
इन्होंने लिखा था सूर्य सिद्धांत, ठीक है, सूर्य सिद्धांत लिखा किसने? आर्यभट्ट ने। ध्यान देना है इस चीज पे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। एंड ही आल्सो प्रपोज्ड इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल आइडिया, कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंडियन मैथमेटिक्स। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, फेमस पेंटिंग ऑफ गुप्त पीरियड आर मेनली फाउंड इन विच केव्स? गुप्त काल की प्रसिद्ध चित्रकला मुख्य रूप से इनमें से किन गुफाओं में मिलती है? एलिफेंटा केव्स, बादामी केव्स, अजंता केव्स और कार्ले गुफा या कार्ले केव्स। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे यहाँ पे कि कहाँ मिलता है, तो आपका अजंता गुफाओं में मिलता है, अजंता केव्स में। अजंता केव पेंटिंग रिप्रेजेंट हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ गुप्ता आर्ट, यानी कि गुप्त काल की ये आपको कला का एक तरीके से अद्भुत नमूना ये बताता है। एंड फेस्को पेंटिंग, दीज फेस्को पेंटिंग्स डिपिक्टेड बुद्धिस्ट थीम, और ये किस पर? बुद्धिस्ट थीम पर आधारित पेंटिंग्स हैं। रॉयल लाइफ दिखाई जाती है, कल्चरल सीन दिखाई जाते हैं, एंड फेमस फॉर देयर ब्यूटीफुल कलर एक्सपेंशन एंड द डिटेल्ड क्राफ्टमैनशिप। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच फीचर इज कंसिडर्ड द क्राउनिंग अचीवमेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे माना जाता है? धार्मिक मंदिर तो हमने कितने बार पढ़ा है, मंदिर तो थे ही नहीं, मंदिर तो वेदों में भी नहीं बताया गया, मूर्ति पूजा के बारे में, मंदिरों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता तो और पहले की है, वेद तो बाद में आए, तो वहां पर भी नहीं बताया गया, तो ए ऑप्शन को तो हम कट कर देंगे। नगर नियोजन, मूर्तिकला, धातु तकनीक, क्या यहां पर ऐसा है जो बताया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो हम पढ़ते हैं आईवीसी के दौरान वो क्या करते हैं? इनकी नगर नियोजन प्रणाली, टाउन प्लानिंग के बारे में। और जो टाउन्स थे इनको भी दो पार्ट्स में बांटा जाता था, सिटाडेल या एक्रोपोलिस होता था और एक लोअर टाउन होता था, यानी एक गढ़ एक लोअर टाउन। जो गढ़ होता था या सिटाडेल या तो एक्रोपोलिस होता था, उसमें कौन रहता था? तो उसमें रूलिंग क्लास रहती है, शासक वर्ग रहता था, व्यापारी वर्ग रहता था। और जो यहाँ पर लोअर टाउन था उसमें कौन रहता था? तो उसमें आम इंसान रहते थे, आम लोग, जनता रहती थी बेसिकली। देखो टाउन प्लानिंग, the most remarkable achievements of Harappan civilization was its advanced town planning, and cities like Harappa, Mohenjo-daro had well organized layout with grid pattern street drainage system, citadel area and residential zone. No other contemporary civilization shows such systematic planning. इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मोस्ट हड़प्पन साइट्स द सिटाडेल वाज जनरली लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ द लोअर टाउन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है? अधिकांश हड़प्पा नगरों में दुर्ग जो होता था वो निचले नगर के किस दिशा में स्थित होता था? यानी जो सिटाडेल होते थे और लोअर टाउन, तो लोअर टाउन के किस डायरेक्शन में सिटाडेल हुआ करता था ये पूछ रहा है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहां पे बताना है, तो ये कहां पे होता था? वेस्ट में हुआ करता था। देखो, इन द मोस्ट हड़प्पन सिटीज द सिटाडेल वाज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द लोअर टाउन एंड सिटाडेल वाज बिल्ट ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म, ऊंचे यानी एक प्लेटफॉर्म पर यह बनाया जाता था, एंड कंटेन्ड इंपॉर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर्स सच एज ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज, while lower town had residential house. Next question है 9. The street of हड़प्पा sites was designed mainly in which pattern? हड़प्पा की जो सड़कें हैं वो किस पैटर्न पर बनी हुई थी? तो हमने जब क्लास में भी इसको पढ़ा है तो हमने बहुत कई बार इसको देखा कि समकोण पर काटती थी, राइट एंगल पर कट करती थी, चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, तो वृत्ताकार, अनियमित, ग्रिड पैटर्न, रेडियल पैटर्न। तो कैसा था ये? ग्रिड पैटर्न था। हड़प्पन सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न वेयर स्ट्रीट रेन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब देखो ये क्या है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया, एट द राइट एंगल पर कट करती थी एक दूसरे को, एंड दिस हेल्प इन एफिशिएंट मूवमेंट एंड सिस्टमैटिक कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइज्ड अर्बन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो, विच मटेरियल वॉज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हड़प्पन हाउस? हड़प्पा के घरों के निर्माण में सबसे अधिक किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? लकड़ी, संगमरमर, पकी हुई ईंटें, लोहा। तो जब हमने आईवीसी पढ़ा था तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जैसे इजिप्ट में आप देखते हो वहां पे पिरामिड है बड़े बड़े, लेकिन वो पिरामिड कैसे? ब्राउन कलर के हैं, मतलब कच्ची ईंटों का इस्तेमाल, सूखी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है वहां पर। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी। देखो, हड़प्पन्स वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड्स बेक्ड ब्रिक्स फॉर द कंस्ट्रक्टिंग हाउस, ड्रेन्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, दीज एंश्योर ड्यूरेबिलिटी एंड द यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस सिटीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो बेस्टन्स कंस्ट्रक्टेड अलोंग हड़प्पन फोर्टिफिकेशन वॉल्स मेनली सर्व्ड व्हाट पर्पस? हड़प्पा के किलेबंदी की दीवारों पर बने बुर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या था?
अनाज भंडारण, धार्मिक अनुष्ठान, सुरक्षा के लिए निगरानी टावर, या तो जल भंडारण करना। क्या यहां पर प्राथमिक उद्देश्य था? तो सुरक्षा के लिए निगरानी करना, ठीक है। वॉच टावर फॉर सिक्योरिटी, बेस्टन्स वर प्रोजेक्टिंग टावर्स बिल्ड अलोंग द फोर्टिफिकेशन वॉल्स एंड दे वर मेनली यूज्ड एज वॉच टावर टू ऑब्जर्व द सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट द सिटी फ्रॉम पॉसिबल अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Which Harappan site is famous for its advanced and water reservoir and the water management system? यानी कि कौन सा स्थल अपने उन्नत जलाशय और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा, हड़प्पा, सुरकोटडा, या तो कोट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर ये है, तो धौलावीरा, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और, ये 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को ने क्या करा था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्ट किया हुआ था। और एक चीज और आपको यहां पर देखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड केवल 2 ही प्लेस ऐसे हैं जो कि यूनेस्को ने लिस्ट किए हुए हैं। एक धौलावीरा भारत में है और एक मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। इसी के साथ आप देखो यहाँ पे, धौलावीरा इन गुजरात हैड एन एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम including reservoir, dams, channel for the sorting rainwater, storing rainwater, and this shows the Hadappans deep understanding and hydraulic engineering and the water conservation. इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, Who founded the खालसा in 1699? तो देखो ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मिडाइवल हिस्ट्री में भी कहां से रिलेटेड क्वेश्चन है? राइज ऑफ सिख एम्पायर, ठीक है। तो राइज ऑफ सिख एम्पायर से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह। तो किसने करी थी? क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में यहां पर वैशाखी वाले दिन खालसा की स्थापना करी थी, ठीक है। इसी के लिए देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह established खालसा in 1699 आनंदपुर साहिब में। द खालसा represent community of संत soldiers committed to justice, equality, protection of religious freedom. Member of खालसा follow Sikh and code of conduct and the 5 Ks। 5 का जो होते हैं, जैसे केस हो गया, कंगा हो गया, कृपाण हो गया, कड़ा हो गया, और कॉटन कलर का जो वो कॉटन का जो वो कपड़ा पहनते हैं, कक्षा बोलते हैं, वो ये 5 के यहाँ पे हो गए। Which of the following is not one of the 5 Ks of Sikhism? निम्नलिखित में से कौन सा सिख धर्म के 5 ककार में शामिल नहीं है? तो देखो, केश यानी कि बाल नहीं कटवाते हैं, तो ये तो शामिल है, ये तो है। कंगा ये भी शामिल है, लोहे का कंगन भी शामिल है। खंडा 2 धारी तलवार, तो ये शामिल नहीं है, क्योंकि क्या होता है इसकी जगह? कृपाण होती है, कृपाण शामिल होती है, जिसको कटार भी बोल देते हैं, ठीक है। खंडा शामिल नहीं है। 5 Ks आर 5 फिजिकल सिंबल वॉर्न बाय इनिशिएटेड 6 केट एंड केश हो गए, कंगा हो गया, कड़ा हो गया, कचहरा हो गया, कृपान हो गई, ठीक है। एंड खंडा सिंबॉलिक ऑफ सिखिज्म, तो जो खंडा है, 2 धारी तलवार है, ये सिखिज्म यानी सिख धर्म का प्रतीक माना जाता है, ना कि 5 K में शामिल है, बट इट्स नॉट इंक्लूड इन 5 Ks, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ? कौन से गुरु हैं जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया है? क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर देखो, तो गुरु अर्जुन देव जी हैं जिन्होंने संकलन किया है। गुरु अर्जुन कंपाइल्ड आदि ग्रंथ इन 1604 की बात है। इट कंटेन्स हाइम ऑफ सिख गुरु एंड सन्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एम्फसाइज इक्वालिटी डिवोशन ऑफ गॉड। लेटर गुरु गोविंद डिक्लेयर्ड द गुरु ग्रंथ साहिब एंड एटर्नल गुरु ऑफ द सिख। एक चीज देखनी है यहाँ पे, ये 1604 की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इस समय पर मुगल बादशाह कौन था। सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में कौन था मुगल बादशाह 1604 में, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी और मैं रिप्लाई भी करूंगी। आगे देखो, व्हाट इज द कम्युनिटी किचन इन गुरुद्वारा कॉल्ड? गुरुद्वारे में चलने वाले जो सामुदायिक रसोई घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? लंगर, प्रसाद, संगत और पालकी। क्वेश्चन नंबर 16, तो उनको लंगर कहा जाता है। लंगर इज अ फ्री कम्युनिटी किचन इन एवरी गुरुद्वारा वेयर मील आर सर्व टू ऑल पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और स्टेटस। मतलब किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई मैटर नहीं करता है, किसी भी जेंडर से आप आते हो, किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं। एंड दिस ट्रेडिशन वाज स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव जी, जो प्रथम गुरु थे, उन्होंने ये व्यवस्था शुरू करी थी। एंड रिप्रेजेंट सर्विस, और इससे क्या दिखाया जाता है कि मानव सेवा पर उन्होंने बल दिया, समानता पर बल दिया, मानवता पर बल दिया था।
अगला सवाल है 17, विच सिख गुरु लीड द फाउंडेशन ऑफ अकाल तख्त। जो अकाल तख्त होता है उसकी फाउंडेशन कौन से सिख गुरु हैं उन्होंने रखी है। अकाल तख्त की स्थापना तो देखो गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु हरराय। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर है कि ये इसकी स्थापना किसने रखी है, तो गुरु हरगोबिंद राय ने। अकाल तख्त जिसको एटर्नल थ्रोन भी बोलते हैं was founded by Guru Hargobind Singh and 6 गुरु थे and it is located in Golden Temple Complex in अमृतसर, ठीक है। एंड इसी के साथ represents the temporal authority of Sikhism, balancing spiritual authority represented by the Guru Granth Sahib। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ड्यूटीज ऑफ सिख। निम्नलिखित में से सिखों के 3 मुख्य कर्तव्यों में से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये हमें देखना है। नाम जपना तो शामिल है, कीरत करना शामिल है एंड वंड छकना भी शामिल है, मतलब अपने इनकम को शेयर करना, ठीक है। तपस्या करना यहाँ पे शामिल नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा डी, ठीक है, ये शामिल नहीं है। द 3 फंडामेंटल ड्यूटीज टॉट इन सिखिज्म, कौन से, एक तो नाम जप है कि नाम जप करना है आपको, कीरत करना मतलब अर्निंग ऑनेस्ट लाइवलीहुड कि आपको ईमानदारी से पैसा कमाना है, कुछ इधर उधर करके पैसा नहीं कमाना है। वन का तो शेयरिंग अर्निंग एंड हेल्पिंग अदर्स कि मान लो आप जो भी अर्निंग कर रहे हो उसको अगर जरूरत है किसी को तो दूसरे के साथ भी शेयर करना है और सेवा करनी है, सेवा भाव की बात यहां पर बताई। लेकिन तपस्या की बात जो है इट्स नॉट पार्ट ऑफ सिख टीचिंग बिकॉज सिखिज्म एम्फसाइज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है। अगला सवाल है 19, तो देखो बैटल ऑफ प्लासी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। प्लासी की लड़ाई से, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड हुम। एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन दूसरी तरफ कौन था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शुजाउद्दौला। तो आपको पता ही है इस समय पर मीर जाफर तो सेनापति था, राइट, लेकिन जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी वो कौन था, सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला को ही तो मीर जाफर उसका जो सेनापति था उसने धोखा दे दिया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को खरीद लिया, एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हो। तो अब देखते हैं यहाँ पे आगे, आंसर है बी। The battle was fought between Robert Clive and the British East India Company and सिराजुद्दौला। ये नवाब था बंगाल का, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब। क्यों बोल रहे हैं लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब, क्योंकि सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब बनाया था बंगाल का, किसको, मीर जाफर को। तो किसी की मदद से जब आप कोई काम करोगे ना तो लोग नचाते हैं आपको कठपुतली की तरह, वैसे ही यहाँ पे ये हुआ था, ठीक है। अपनी डिमांड फुलफिल कराएंगे, कोई देखता नहीं है कि आपका क्या लॉस हो रहा है वहां पे। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे हुई हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, विच इंसिडेंट इंक्रीज्ड हॉस्टिलिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध से पहले ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच तनाव किस घटना से बढ़ गया था। प्लासी के युद्ध से पहले ऐसी कौन सी घटना घट गई थी जिससे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में तनाव बढ़ गया और प्लासी की लड़ाई हो गई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तो हुई है 1665 में, ठीक है। और ये लड़ाई तो हो गई थी 1765 में हुई, लड़ाई तो हो गई थी 1757 में। तो ऐसा यहां पर क्या हुआ था ये हम देखेंगे। ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, तो देखो ब्लैक होल त्रासदी हुई थी 1756 में जब किलेबंदी हो रही थी, है ना। ये क्लास में भी मैंने आपको बताया कि किलेबंदी हो, उसमें फिर जब सिराजुद्दौला ने वहां पर अटैक करना शुरू किया, रॉबर्ट क्लाइव भाग गया, कुछ लोग बच गए थे जिनको एक कमरे में बंद कर दिया था और कहा जाता है कि वो रूम छोटा था, लोग ज्यादा थे, तो दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और इसी का बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक तरीके से षड्यंत्र रचा। कैसे षड्यंत्र रचा कि जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, मीर जाफर, उसी को खरीद लिया कि भाई देखो तुम लड़ना मत, ठीक है, देखो इसकी तरफ हो, बट जैसे ही मूवमेंट आएगा तो तुम हमारी तरफ हो जाना है। तो उस तरीके से यहां पर ये हुआ था। Black Hole of Calcutta. After capturing Fort William 1756, Sirajuddaulah imprisoned British soldiers in a small shell and where many died. So this event became known as Black Hole Calcutta and intensified British hostile. अब आगे देखेंगे हम लोग Who betrayed सिराजुद्दौला in Battle of Plassey? तो आंसर आपको पता ही है, मैं पिछले 2-3 मिनट से लगातार बता रही हूं कि सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई लड़ रहा था और किसने उसको धोखा दे दिया था, तो मीर जाफर उसका सेनापति था। सेनापति मतलब समझ रहे हो, पूरी सेना को लीड कर रहा था। सिराजुद्दौला उसी के ऊपर डिपेंडेंट था और जब डिपेंडेंसी आपकी किसी एक के ऊपर होती है तो तुरंत देखो उसने धोखा दिया, वो हार गया, ठीक है। इस तरह और इतिहास पलटना शुरू हो गया यहीं से। तो बंगाल का जो रिसोर्सेज थे, बंगाल के जो रिसोर्सेज थे वो अंग्रेजों को हाथों में यहीं से आना शुरू हुए थे, क्योंकि बंगाल की राजनीति अब यहां से कैसी हो गई थी, कमजोर हो गई थी। अंग्रेज मनमानी करना शुरू कर दिया था उन्होंने।
and Mir Jafar, the commander of Sirajuddaulah army, secretly allied with the British and refused to fight during the battle, leading the Nawab's defeat. इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई के बाद हु वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल का नवाब किसको बनाया था? तो मीर जाफर को ही नवाब बनाया था। मीर जाफर ने नवाब बनने के लालच में ही आकर के तो धोखा दे दिया था अपने जो नवाब था बंगाल का सिराजुद्दौला उसको, ठीक है। आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव इंस्टॉल्ड मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल, मेकिंग हिम अ पपेट। और देखो अपने मन मर्जी बिल्कुल चला रहे थे, जितना पैसा चाहिए, गिफ्ट चाहिए, एंड अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन विच ईयर, अब बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में तो प्लासी का हुआ, 1760 में वोंडीवॉस का लड़ाई हुई थी, तो 1764 में। आगे यहां पर देखें, बैटल ऑफ बक्सर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंबाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय। तो ये मीर कासिम कौन था? मीर कासिम था बंगाल का नवाब, ठीक है, ये था बंगाल का नवाब। ये कौन था? शुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब था, ये था अवध का नवाब, और ये मुगल बादशाह था उस समय पर, शाह आलम द्वितीय। तो ये इन तीनों ने क्या करा? गठबंधन बना लिया और अकेले ये अंग्रेजों से लड़े, लेकिन इस लड़ाई में भी जीत जो हुई वो अंग्रेजों की ही हुई थी। हु कमांडेड द ब्रिटिश फोर्स इन बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई जब हुई थी तो ब्रिटिश आर्मी को कमांड कौन कर रहा था? जिस तरीके से प्लासी की लड़ाई में तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ऐसे ही बक्सर की लड़ाई में यहाँ पे कौन कर रहा था? ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व तो क्लाइव ने नहीं, वॉरेन हेस्टिंग नो, हेक्टर मुनरो, कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर कौन था? हेक्टर मुनरो। देखो, ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज लीड बाय हेक्टर मुनरो एंड हु डिफीटेड द कंबाइंड इंडियन फोर्स। इसी के साथ नेक्स्ट देखें, विच रूलर फॉर्म द अलायंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश के खिलाफ किसने गठबंधन बनाया था? किसने बनाया? तो अभी आपने देखा मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय। ए ही हो जाएगा आंसर। अलाइड फोर्स अगेंस्ट ब्रिटिश इंक्लूड मीर कासिम, फॉर्मर नवाब ऑफ बंगाल, एंड शुजाउद्दौला मतलब कि नवाब ऑफ अवध। इसके बाद शाह आलम मुगल एम्परर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ट्रीटी ग्रांटेड इन दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी किस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, ओडिशा की दीवानी दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 26 यहां पर ये पूछा जा रहा है कि किसके तहत ऐसा किया गया था? बसई की संधि नहीं, इलाहाबाद की संधि, जो बक्सर की लड़ाई के बाद हुई थी। बक्सर की लड़ाई के बाद बेसिकली यहां पर, ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद, और बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई, इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो उसके बाद यहां पर ये इन्होंने अधिकार ले लिए थे। सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765 ग्रांटेड दीवानी राइट्स मींस रेवेन्यू कलेक्शन, की यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे बंगाल, बिहार, ओडिशा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है 27, व्हाट वाज द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध का मुख्य महत्व क्या था? क्या था बक्सर के युद्ध का मुख्य महत्व, ये देखेंगे। तो ब्रिटिश को व्यापारी अधिकार मिले थे? नहीं। ब्रिटिश बिकेम रूलर ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, बेसिकली उन्होंने पूरे तरीके से जो उनके रिसोर्सेज थे, जो रेवेन्यू थे, उसको कंट्रोल कर लिया था यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। बैटल ऑफ बक्सर एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश पॉलिटिक्स कंट्रोल ओवर द बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, मेड द ब्रिटिश डोमिनेंट पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वॉज द पास्ट इन विच ईयर, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था? इसके बारे में यहां पर सवाल पूछा जा रहा है। 1858, 1861, 1892 और 1901 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपको यहां पे देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है 1861। Indian Council Act was passed by British Parliament on 1st August 1861. It marks beginning of association Indians with the legislative process. Next है, which viceroy introduced the portfolio system
ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो देखो ये मैंने क्लास में भी आपको बताया है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा मान्यता प्राप्त पोर्टफोलियो प्रणाली किस वायसराय ने यहाँ पे शुरू करी थी? क्योंकि सवाल यहाँ से बहुत बार पूछा गया है पहले भी। ठीक है, तो किसने? डलहौजी तो था नहीं उस समय पे, 1861 की बात हो रही है। लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि कर्जन भी नहीं था, 5 में हो गया, तो यहां पर आंसर हमारा क्या होगा? सी। Act gave official recognition to portfolio system introduced by Lord Canning, where council members led specific departments like ministers, a cabinet. इसके साथ अगला सवाल है, which Indian was nominated by Lord Canning to Viceroy's Council under the Indian Council Act 1861? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग ने वायसराय परिषद में किस भारतीय को नामित किया था? क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर है। दादा भाई नौरोजी को नहीं, बनारस के राजा थे उनको नॉमिनेट किया था। ठीक है, बनारस के राजा थे उनको किया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दीनाकर राव को, नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो वहीं से ये ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल वाली बात हो गई थी जब हम भारतीय और ब्रिटिशर्स ऐसे करके पढ़ते थे कि ऑफिसर्स मतलब ब्रिटिशर्स, नॉन ऑफिसर्स मतलब इंडियंस। ठीक है, जब मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आपके चल रहे थे, जो बैचेस आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो ध्यान देना है, जो भी इनको अच्छे से, अगेन मैं बोल रही हूं, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज को लेकर अगर कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करूंगी या हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, आगे देखो, विच प्रोविंस रीगेन्ड लेजिस्लेटिव पावर अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत किन प्रांतों को विधायी शक्तियां पुनः प्राप्त की गई थी, ये यहां पे पूछा जा रहा है। बंगाल और पंजाब को नहीं, तो बॉम्बे और मद्रास को। ठीक है, इन्हीं को वापस दे दी गई थी ना शक्तियां। The act restored legislative powers to Bombay and Madras, and which had been withdrawn earlier. This decentralization legislative authority. Next question है, what was the duration of ordinance issued by Viceroy under the Indian Council Act 1861? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय के द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी थी? कितनी अवधि यहां पर अध्यादेश की होती थी? तो देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आज भी इतनी ही होती है। कितनी? 6 मंथ इन वंस, एक टाइम में। सो वायसराय कुड इश्यू ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसीज, आपातकाल में, विदाउट काउंसिल अप्रूव, बट सच ऑर्डिनेंस रिमेन्स वैलिड फॉर 6 मंथ ओनली। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 मेनली इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन विच बॉडीज? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने मुख्य रूप से किन संस्थाओं में सदस्यों की सदस्य संख्या बढ़ाई थी? तो न्यायपालिका, कार्यकारी परिषद, विधायी परिषद और द सिविल सेवाएं। कहां पर ऐसा हुआ था इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हुआ था आपका विधायी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। एक्ट expanded the size of central and provincial legislative councils, allowing more Indians to participate in the governance. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहां पे क्या कह रहा है, अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 मेंबर वर अलाउड टू, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सदस्यों को क्या अनुमति दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 34। तो बजट पर मतदान करने की, सरकारी विधेयक अस्वीकार करने की यहां पर दी गई थी, बिना मतदान के बजट पर चर्चा करने की। तो देखो यहां पर क्या किया गया था कि आप डिस्कस कर सकते हो बजट पर, बट विदाउट वोटिंग यू कैन नॉट वोट, राइट? ये बात हुई थी, हमने क्लास में भी बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था, डिस्कस करा, पॉइंट वाइज भी अच्छे से समझाया हुआ है। तो आंसर क्या है? सी। जितना अच्छे से हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि बाद में फिर यही लगता है कि पेपर जो है वो हमारा सिलेबस में से नहीं आया। ये बात बड़ी समझने वाली है, ध्यान देना भी इस चीज पर। ठीक है, आगे देखो, यहाँ मेथड को डिस्कस द एनुअल बजट एंड आस्क क्वेश्चंस, बट दे वर नॉट अलाउड टू वोट, लेकिन वोट नहीं दे सकते थे ऑन इट, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते थे। इसी के साथ व्हाई इज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 कंसिडर्ड द इंपॉर्टेंट इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों है? इंट्रोड्यूस्ड complete self government, introduced direct elections, first step for towards a representative government, abolished British rule। तो किसको यहाँ पे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिनिधि सरकार की ओर पहला कदम माना गया था। ठीक है, एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस, और यहां से इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी, अप्रत्यक्ष इलेक्शन की बात हुई, इंक्रीज्ड इंडियन पार्टिसिपेशन इन काउंसिल एंड मेकिंग इट एन अर्ली स्टेप्स टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट इन इंडिया। इसी के साथ नेक्स्ट आप देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिसीव्ड रॉयल एसेंट्स इन विच ईयर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को
जो रॉयल एसेंट था यानी कि राजसी सहमति जो थी वो यहां पर कब मिली थी, क्वेश्चन नंबर 36। तो देख लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है 1935 में ही मिली थी, तभी तो ये लोग लागू हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट was passed by British Parliament in 1935 and received royal assent in July 24 जुलाई 1935 को इसको सहमति मिल गई थी। However, the most provisions came into effect on 1 अप्रैल 1937 को। तो ज्यादातर जो प्रावधान थे वो 1 अप्रैल 1937 को यहाँ पे आपके लागू हुए थे। मोस्टली प्रावधान यानी कि अधिकतर प्रावधान की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा हुआ था। अगर हम अधिकतर या ज्यादातर प्रावधान की बात करें तो इसी के साथ आप देखो, विच सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड इन द प्रोविंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा प्रांत में किस प्रणाली को समाप्त किया गया, संघीय प्रणाली, द्वैध शासन, द्विसदनीय प्रणाली और द पृथक निर्वाचन, किसको समाप्त किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो द्वैध शासन को समाप्त किया गया था, है ना। और आपको पता नहीं ये आया कब था, तो ये आया था इंट्रोड्यूस बाय, कब इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में, ठीक है। 1999 में जो आपका 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे उसके द्वारा। डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 was abolished in province and act introduced provincial autonomy allowing the elected ministers to control provincial subject। इसी के साथ आप आगे देखो, अगला सवाल है, how many lists were provided for the division of power under the government of India Act 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूचियां थी, क्वेश्चन नंबर 38। 2, 3, 4, 5, तो कितनी थी, 3। देखो, एक्ट डिवाइडेड पावर इनटू 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट जिसमें उस समय 59 सब्जेक्ट थे, प्रोविंशियल लिस्ट 54, 36 कंकरेंट लिस्ट में थे। अगला है 39, तो फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टार्टेड फंक्शनिंग इन विच ईयर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत स्थापित फेडरल कोर्ट किस वर्ष काम करना शुरू कर दिया था। 1935 में सहमति मिली और ज्यादातर प्रावधान हमारे जो लागू हुए थे वो 1 अप्रैल 1937 से हुए थे, तो ये कोर्ट बना, लेकिन इस कोर्ट ने काम करना कब से शुरू किया था ये पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37। तो ये काम करना शुरू किया कब से, 1937 से, क्योंकि ज्यादातर तो यहीं पर ये शामिल हो गए थे ना। देखो 1937 से, ठीक है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बिगेन फंक्शनिंग इन 1937, तो देखो 1936 में तो ये बना था और इस एक्ट के थ्रू बना था 1935 में के एक्ट के थ्रू इधर बना और लागू हुआ 1937 में, ऐसे हुआ इसका। इसी के साथ आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बॉम्बे से कौन सा प्रांत अलग हुआ था, ओडिशा, बिहार, सिंध, असम। तो आप ऐसे आप देखो करके, ये यहाँ पे बॉम्बे पड़ जाता है, गुजरात, सिंध, है ना, ये भी तो अलग ही हुए, महाराष्ट्र, गुजरात भी। तो ये जो सिंध है, सिंध वही है जहाँ पे 712 AD में कासिम ने अटैक किया था, जीत लिया था देबोल के पीछे। देबोल वर्तमान में जो कराची है उसको कहा जाता था। तो सिंध, अंडर दिस एक्ट सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बिकेम सेपरेट प्रोविंस इन 1936। तो सिंध प्रांत जो आप पढ़ते हो वो 1936 में बन गया था, है ना। तो सिंध प्रांत को अलग किस प्रांत से किया गया, बंबई से। कब किया गया, 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। और अलग से कब बन गया था सिंध प्रांत, 1936 में। और उसी सिंध प्रांत पर फिर 712 ईस्वी में, जब आप मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हो कि ये सिंध प्रांत जो था पूरे क्षेत्र में 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर आक्रमण किया था, अटैक किया था, और सबसे पहले हिंदुस्तान की जमीन पर इसने जजिया कर भी लगाया था, ठीक है। आगे देखो, विच कंट्री रीजन वॉज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत से किस क्षेत्र को पूरी तरह अलग कर दिया गया, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा। किसको किया गया है, क्वेश्चन नंबर 41। तो बर्मा को किया गया था, जो आज वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। बर्मा, नाउ म्यांमार, was separated from British India in 1937 and became separate British colony। इसी के साथ आप आगे देखो, which legislature या which legislative system was introduced at the center under the government of India Act 1935।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत केंद्र में कौन सी विधायी व्यवस्था लागू की गई थी? एक सदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय यानी यूनिकैमरल, बाइकैमरल, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 42। तो यहां पर क्या हुआ था? बाइकैमरल सिस्टम लागू हुआ था यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ एक्ट क्रिएटेड अ बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ फेडरल असेंबली मींस लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब अपर हाउस। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषता यहां पर नहीं है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, डिवीजन ऑफ पावर्स। तो कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। The act did not provide fundamental right or bill of rights, which was considered a major weakness compared with the modern constitution। यानी इसीलिए इसको बड़ा कमजोर माना गया क्योंकि मूल अधिकारों की बात ही नहीं करी गई थी यहाँ पे। अगला सवाल है, why did All India Federation proposed in Government of India Act 1935 never came into existence? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ लागू क्यों नहीं हो पाया था? धन की कमी की वजह से नहीं हो पाया था, प्रिंसिपली स्टेट्स ने रेफ्यूज कर दिया था ज्वाइन करने से, या तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया था, या तो कांग्रेस सपोर्टेड यूनिटरी सिस्टम। ऐसी कौन सी चीज यहां पर थी जो नहीं हो पाई थी? तो देसी रियासतों ने अलग यहां पर शामिल होने से मना कर दिया था। Federation required princely states to join through an instrument of accession. Most rulers refused to join, so All India Federation never became operational. इसी के साथ आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे द वर्ड फासिज्म, ये आपका यूरोपियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये जो शब्द है फासिज्म, ये किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। तो ये इटालियन भाषा का शब्द है, ये ध्यान देना है, ठीक है। द वर्ड फासिज्म केम फ्रॉम इटालियन वर्ड फैस्को मीनिंग बंडल ऑफ यूनियन। इसका मतलब होता है एकता का गट्ठर या तो एकता का बंधन, सिंबलाइजिंग स्ट्रेंथ थ्रू यूनिटी। नेक्स्ट है फासिज्म मेनली सपोर्ट विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जो फासिज्म होता है वो मुख्यतः किस प्रकार के सरकार को समर्थन देता है? डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 46 आपको देखना है, तो ये लाइक डिक्टेटरशिप को ही यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। फासिज्म रिजेक्ट डेमोक्रेसी एंड प्रमोट ऑथोरिटेरियन डिक्टेटरशिप रूल यूजली विद अ सिंगल लीडर और वन पॉलिटिकल पार्टी। एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो और सिंगल पार्टी होनी चाहिए यहाँ पे, साथ ही साथ सिंगल लीडर होना चाहिए। Who founded the fascist movement in Italy? ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये। इटली में फासिस्ट आंदोलन की स्थापना किसने करी थी? क्वेश्चन नंबर 47 हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं, एडोल्फ हिटलर। तो हिटलर की बात आती है जर्मनी से, मुसोलिनी ने, किसने? बेनिटो मुसोलिनी। देखो बेनिटो मुसोलिनी फाउंडेड फासिस्ट मूवमेंट्स इन इटली, क्योंकि ये बात हो रही है इटली की, फासीवाद इटली में शुरू हुआ था। एंड इसी के साथ मुसोलिनीज आर्म फॉलोअर वर नोन, मुसोलिनी के जो सशस्त्र अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? उसके जो सशस्त्र यानी कि लाइक सैनिकों की तरह जो रहते थे वो किस नाम से जाने जाते थे? ब्राउन शर्ट्स, ब्लैक शर्ट्स, रेड गार्ड्स और द स्टार ट्रूप्स। ये ब्लैक शर्ट्स के नाम से जाने जाते थे। आंसर हमारा है बी। Mussolini organized armed gangs and called the black shirts who used violence against political opponents। इसी के साथ देखो मुसोलिनी वॉज पॉपुलरली नोन एज, मुसोलिनी को किस उपाधि से जाना जाता है? फ्यूरर, डलड्यूस, कैसर और चांसलर। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसको एलड्यूस के नाम से जाना जाता है। मुसोलिनी अडॉप्टेड टाइटल सेकेंड ड्यूस मीनिंग द लीडर, इसका मतलब होता है लीडर। इसी के साथ आप आगे देखो द पैक्ट ऑफ स्टील 1939 वाज साइंड बिटवीन द विच कंट्री। 1939 का जो पैक्ट ऑफ स्टील है वो किन देशों के बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 50 यहां पर आपका है, तो इटली और जापान, जर्मनी और इटली, जर्मनी सोवियत संघ, ब्रिटेन और, तो ये जर्मनी और इटली के बीच में हुआ था। पैक्ट ऑफ स्टील वॉज मिलिटराइज्ड अलायंस बिटवीन नाजी जर्मनी एंड द फासिस्ट इटली। इसी के साथ नेक्स्ट हम देखेंगे नाजिज्म इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। नाजीवाद किस देश से संबंधित है? इटली, जर्मनी, स्पेन, रूस। कहां से संबंधित है नाजीवाद? तो ये जर्मनी से संबंधित है। हिटलर है ना, आपने नाम सुना होगा ये। नाजिज्म डेवलप्ड जर्मनी अंडर अडोल्फ हिटलर, अडोल्फ हिटलर ने इसको किया था, डेवलप किया था। नाजिज्म इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, नाजीवाद जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है किस चीज का नाजीवाद, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय लोकतंत्र का नहीं, राष्ट्रीय समाजवाद का।
नाजिज्म स्टैंड फॉर नेशनल सोशल द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर पार्टी, हिटलर की जो पार्टी थी उसका ये विचारधारा था। नाजी पार्टी का सिंबल क्या है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह किसको माना जाता है, वो यहां पे पूछा जा रहा है। लाल सितारा, हथौड़ा, हंसिया, स्वास्तिक, तो यहां पर इसको स्वास्तिक को माना जाता है, ठीक है। एंड स्वास्तिक वॉच यूज द सिंबल ऑफ नाजिज्म पार्टी, तो इस तरीके से यहां पर ये इसको माना गया है। हिटलर रोड विच बुक वाइल इन प्रिजन, जब हिटलर जेल में था तो कौन सी किताब लिखी थी, मीन कैम्प यहां पर लिखी थी। हिटलर रोड मेन कैम्प वेयर ही एक्सप्लेन्ड हिज पॉलिटिकल आइडिया एंड द रेशियल थ्योरीज। और इसी के साथ हम लोग अभी क्लास को अपनी को यहाँ पे बाइंड अप करेंगे, ठीक है। अगेन कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में आपको हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। एंड अच्छे से आप लोग तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम की डेट आपकी कभी भी अनाउंस हो सकती है, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट होगा आप क्वेश्चन मुझे करिएगा। थैंक यू।